Hello, dear students. Good morning. Well, how are you all? And we just recently have been completed your first flight, and it's turn to teach you footprints without feet, and it's chapter number 6, the making of a scientist. एक साइंटिस्ट को बनाना, किस तरह एक बच्चे में टैलेंट भरे जाते हैं, किस तरह उससे साइंटिस्ट बनाया जाता है, और जो वो बनना चाहता है किस तरह उसकी हेल्प की जाती है उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके टीचर्स के द्वारा। तो क्या रोल होता है वो अब देखें। तो बिफोर यू रीड, रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सीयर्ड स्कॉलर अवार्ड एंड द स्कीरिंग प्लो award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो रिचर्ड एब्राइट हमारे जो करेक्टर हैं उन्हें अभी भी एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है द सीयर्ड स्कॉलर अवार्ड, और दूसरा अवार्ड उन्हें मिला है स्केरिंग प्लो अवार्ड, जो उनके बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए मिला है। और उनका जो अट्रैक्शन है वो तितलियों के लिए बहुत ज़्यादा है, उनका फैसिनेशन यानी अट्रैक्शन यानी चार्म, जिसने विज्ञान के दुनिया में एक नया दरवाज़ा, एक नया डोर ओपन किया है। एक नई दुनिया उनके लिए खोल दी गई है उनके इस अट्रैक्शन के द्वारा, जो उनका तितलियों को लेकर अट्रैक्शन है, बटरफ्लाइज को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. 22 की एज में हमारे एक स्कॉलर हैं जो कि स्काउट ऑफ द ईयर स्काउट ऑफ द ईयर का मतलब है जो कि वॉलंटियर्स होते हैं, जो खुद की मर्जी से काम करते हैं विदाउट एनी सैलरी। तो इसने इस 22 वर्ष की उम्र के बच्चे ने, जो लड़का है, इसने पूरी दुनिया को एक्साइट किया है, पूरी साइंस की दुनिया को एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड अपनी एक थ्योरी से। और वो थ्योरी क्या है? ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स कैसे कार्य करते हैं। और रिचर्ड एच एब्राइट और उसके कॉलेज के जो रूममेट है उन्होंने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी को। और कहाँ पे एक्सप्लेन किया? एक मैगजीन में, जो मैगजीन क्या है? आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जिसका नाम है मैगजीन का नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस एक इंस्टीट्यूशन है, और पत्रिका का यानी मैगजीन का नाम प्रोसीडिंग्स। तो उस प्रोसीडिंग्स में इन्होंने एक लेख दिया है, एक आर्टिकल दिया है, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस थ्योरी को कि सेल्स कैसे काम करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. तो यह दुनिया में पहली बार हुआ था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि ये जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल थी, इसने पहली बार किसी बच्चे का, किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल अखबार में, पत्रिका में छापा था। ऐसा पहली बार हुआ था। जैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में, एंड स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग्स, है ना। जैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में किसी 15 साल के बच्चे का कोई बच्चा अपॉइंट हो जाता है, और वह अपनी बैटिंग में, अपनी पहली ही बार की बैटिंग में एक बड़ी लीग बना देता है। और यदि हम बात करें रिचर्ड एब्राइट की, तो उसके लिए ये जो अचीवमेंट थी ये साइंस के फील्ड में थी। यानी जो हम बात करें रिचर्ड एब्राइट की, तो उसकी अचीवमेंट किसी खेल में नहीं थी, उसकी अचीवमेंट थी साइंस को लेकर। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये सब शुरू हुआ था तितलियों से, क्योंकि वह तितलियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता था, उसका अट्रैक्शन था तितलियों से, तितलियाँ बहुत अच्छी लगती थी। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there. He said, I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. जैसे ये अपने घर में एकमात्र बच्चे थे, an only child, Ebright grew up north Reading, पेंसिल्वेनिया। तो ये पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ रीडिंग में पैदा और बड़े हुए थे, पले बड़े थे।
तो इनके लिए कुछ करने को कोई ख़ास काम नहीं था. देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर. लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कर देखो मैं कोई फुटबॉल या बेसबॉल का खिलाड़ी तो नहीं बन सकता था, लेकिन हाँ जो मैं कर सकता था वो ये काम था कि मैं चीज़ों को कलेक्ट ज़रूर कर सकता था. यानी सारा दिन फ्री था, कोई फुटबॉल वगैरह तो खेल नहीं सकता था, लेकिन चीज़ों को कलेक्ट ज़रूर कर सकता था. ये एब्राइट रिचार्ड एब्राइट. So he did, and did he ever? Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all right. तो उसने ऐसा किया भी. शुरू में जब वह किंडरगार्टन में था तो उसने बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया अपने डिटर्मिनेशन के साथ में, और जैसा कि उसने एक्टिविटीज़ में मार्क भी किया है, और उसने उसके साथ साथ रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स भी इकट्ठे किए, और कभी कभी वह पूरी रात तारों को देखता रहता था. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. कभी कभी सारी रात वह स्टार्स को देखता रहता था, जिसकी वजह से वह एस्ट्रोनॉमर भी बन गया. एस्ट्रोनॉमर्स हु सर्च ऑन द स्टार्स, who research on the stars. Okay, so now from the first he had a driving curiosity along with a bright mind. शुरू में तो उसमें एक ब्राइट माइंड होने के साथ साथ उसकी ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, यानी ड्राइविंग सीखने को लेकर उसको बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत उत्सुकता थी. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उसकी माता भी थी जो हमेशा उसकी लर्निंग को इंटरेस्ट है उसका बढ़ाती रहती थी लर्निंग में, और उसको एनकरेज करती रहती थी. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. जब उसकी माता उसको अपने साथ ट्रिप्स पर ले जाती थी तो उसने उसको टेलीस्कोप्स दिलवाए, माइक्रोस्कोप दिलवाए, कैमराज दिलवाए और माउंटिंग मटेरियल जिसकी सहायता से वह ऊपर पर्वतों पर चढ़ सके, और दूसरे इक्विपमेंट्स दिलवाए जिन्होंने उसकी बहुत सी हेल्प की. एंड हेल्प हिम इन अदर वेज. और उसकी माता ने इनसे अलग भी उसकी हेल्प की. I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends to him, but at night we just did things together. Rishi was my whole life after his father died when Rishi was in 3rd grade. तो उसकी मदर ने बताया कि मैं उसका ओनली कंपेनियन थी, यानी मैं उसका एकमात्र साथी था, मेरे सिवाय मेरे बेटे का कोई दूसरा साथी नहीं था. जब उसने स्कूल शुरू किया तब तक, यानी जब वह स्कूल में जाने लगा उससे पहले तक सिर्फ मैं ही उसका साथी थी. उसकी मदर ने कहा और बताया कि उसके बाद मैं उसके बहुत से मित्रों को उसके साथ घर पे ले आई थी, और हम रात में भी एक साथ ही सोते थे. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. हम एक साथ ही सारे काम किया करते थे. और ऋषि कहा है रिचर्ड को उसकी मदर ने कि ऋषि वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, कि जब से उसके पिता मरे उसके बाद ऋषि ही मेरी पूरी ज़िंदगी थी, उसके सिवा मेरा कुछ नहीं था. और उसके फादर कब पास हुए, यानी पास आउट, यानी कब मरे, जब ऋषि 3rd क्लास में था. She and her son spent almost every evening at the dining room table if he didn't have things to do. I found work for him, not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. तो उसकी मदर ने ये भी बताया कि डाइनिंग टेबल पर वो दोनों शाम को मिला करते थे, वह और उसका बेटा. और इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी, कि मैं उसको कुछ करने के लिए देती थी. नॉट फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स भी, जिससे वह कुछ सीख सकता हो. इसके लिए भी उसकी मदर उसके लिए काम ढूंढना करती थी, जिससे वह कुछ नई चीज़ें सीख सके. ये उसकी माता ने ही बताया, और उससे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती थी. ही लाइक इट, ही वांटेड टू लर्न. वह क्योंकि उसे सीखना अच्छा लगता था. एंड लर्न ही डिड. ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स. He was just like every other kid, his mother said. और उसने वैसा किया भी, और उसने सीखा भी, क्योंकि माता ने बताया कि उसको सीखना अच्छा लगता था, और उसने सीखा भी. उसने अपने स्कूल में टॉप ग्रेड्स अर्न किए, यानी अच्छे मार्क्स गैदर किए. और ऑन एवरीडे थिंग्स, यानी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनमें वह ऐसा ही था. वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड. वह दूसरों
बच्चों जैसा ही था दूसरी चीज़ों में, मगर सीखने में उनसे बहुत ज़्यादा था. By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब वह सेकंड ग्रेड में आ गया, जब वह सेकंड क्लास में था, तो एब्राइट ने उस टाइम तक, सेकंड ग्रेड में आने तक, एब्राइट 25 स्पेसीज तितलियों की इकट्ठी कर चुका था. अब देख लो, जब बच्चा सेकंड क्लास में था तो वह बटरफ्लाइज की कितनी 25 यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, 25 न्यू स्पेसीज फाउंड कर चुका था अराउंड हिज होम टाउन, अपने कस्बे के आसपास. अब ये बॉक्स आप देखिए, ये सारे बटरफ्लाई की स्पेसीज हैं. ठीक है, ये उसने कलेक्ट कर लिया था अपने टाउन से. दैट प्रोबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड, बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. फिर एब्राइट खुद ही बताते हैं कि शायद वो जो मेरा कलेक्टिंग का काम था बटरफ्लाइज का, वो शायद बंद होने वाला था. That probably would have been the end of my butterfly collecting. शायद सेकंड क्लास में जब मैंने 25 स्पेसीज नई इकट्ठी कर ली थी, तो उसके बाद शायद मैं इस काम को बंद कर सकता था. उसके बाद क्योंकि बटरफ्लाई की स्पेसीज 25 हो गई थी, उससे ज़्यादा मैं इकट्ठा नहीं कर सकता था, और शायद मैं उस टाइम पे ये काम छोड़ देता, उसने खुद बताया. लेकिन तभी उसकी मदर ने क्या किया, देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक. तभी उसकी मदर ने उसको एक बच्चों की बुक ला कर दे दी, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, सम्राट 10 की ट्रेवल्स, यात्राएं. और उस बुक में क्या था, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि जो सम्राट तितलियाँ होती हैं वो किस तरह से सेंट्रल अमेरिका में पहुंच गई. और इस बुक ने उस बच्चे के लिए साइंस का एक नया वर्ल्ड खोल दिया. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. उस छोटे बच्चे जो कि कलेक्ट यानी तितलियों की स्पेसीज को कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा एक्साइट था, ईगर था, उसके लिए उस बुक ने साइंस का एक नया वर्ल्ड खोल के रख दिया. नेक्स्ट पेज. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. और बुक के एंड में जो रीडर्स थे, एट द एंड ऑफ द बुक द रीडर्स वर इन्वाइटेड, जो रीडर्स थे उनको इन्वाइट किया गया था कि वे बटरफ्लाई को स्टडी करने में हमारी हेल्प करें. जो बटरफ्लाई का माइग्रेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, कि जो बटरफ्लाई एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाती है उसमें हमारी हेल्प करे, ये बुक के एंड में लिखा था. और उन्होंने ये भी लिखा था कि वे तितलियों को रिसर्च के लिए टाई करके रखे, बांध कर रखे. उन्हें ये भी कहा गया था, यानी रीडर्स को ये भी कहा गया था. और ये किसने कहा था, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कुहार्ट. ये कौन थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर थे. एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कुहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. तो डॉक्टर फ्रेडरिक को एब्राइट की मदर ने लेटर लिखा और उसमें अपने बच्चे के टैलेंट के बारे में बताया, और जो उसने कलेक्शन कर रखा था वो सारा उसको लिखकर भेज दिया. जैसे ही मदर ने उसको लेटर लिखा तो जो हमारे एब्राइट हैं उन्होंने तितलियों को एडेसिव टैग से उनके पंख को चिपकाना स्टार्ट कर दिया. जो मोनार्क्स तितलियाँ थी, जो सम्राट तितलियाँ थी. एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट. जिस किसी को भी कोई तितली मिलती थी, एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, जिसको भी कोई बंधी हुई तितली मिलती थी तो उसको कहा जाता था कि ये जो है आप डॉक्टर अर्कहार्ट के पास में सेंड कर दो. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग टास्क लास्ट 6 weeks in late summer. See graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. तो जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था वो एक रीडिंग नामक कोई जगह थी. उस जगह के आसपास 6 महीने, गर्मियों में 6 वीक 6 हफ्तों तक वो काम चलना था, जिससे कि तितलियाँ वहाँ पकड़ सके रीडिंग में.
तो फिर कहा है इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, यदि आप तितलियों को एक एक करके उनका पीछा करते हैं, यदि आप तितलियों को एक एक करके पकड़ते हैं तो आप उनको ज़्यादा नहीं पकड़ सकते हैं। यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, आप ज़्यादा तितलियों को नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो एब्राइट का लास्ट नेक्स्ट स्टेप क्या था कि वह तितलियों के फ्लॉक को पकड़े, तितलियों के पूरे ग्रुप, पूरे फ्लॉक, पूरे समूह को पकड़े। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि एक एक तितली को पकड़ना तो झंझट है, फिर उसने ग्रुप में तितलियाँ पकड़ी। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, फिर उसने क्या किया, उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसने एक फीमेल तितली को पकड़ा, फिर उसने उसके अंडे लिए उस तितली के, फिर उसने उनको क्या किया, रेज दैम इन हिज बेसमेंट, अपने बेसमेंट में रख लिया। फिर उसके लाइफ साइकिल को देखते हुए उसने उसमें से बच्चे निकाले उन अंडों से लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। फिर पहले एग थे, एग से कैटरपिलर निकले और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। पूरी जो हमारी एडल्ट बटरफ्लाई होती है, जो पूरी तितली होती है, फिर वो उसने इकट्ठा करना शुरू किया अंडों से, एग से। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर वह क्या करता था, एंड ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, फिर वह बटरफ्लाई के विंग्स में टैग क्या करता था, उनको बांधा करता था और फिर वह उन्हें एंड लेट देम गो, फिर उन्हें जाने देता था, फिर उन्हें उड़ा दिया करता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कुछ वर्षों तक, कुछ सालों तक, फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम, तो उसका जो बेसमेंट था, जो उसका जहाँ पे वह तितलियों को रखता था, वह तितलियों का ही घर बन गया। 2000 मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उसका जो बेसमेंट था वो कई सालों तक तो तितलियों का घर ही बना रहा, जिसमें तितलियाँ अपने विकास के विभिन्न स्टेज से गुजरती थी, जिसमें तितलियाँ अपने डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरती थी। पहले क्या एग होते थे, फिर एग से फिर क्या होता था, कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई। तो इस तरह तितलियाँ विकास करती रहती थी और वहाँ से उसके बेसमेंट में ही घूमती रहती थी कुछ सालों तक। इवेंचुअली मीन्स इन द एंड। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। बाद में ये खुद बताते हैं कि इन्हें तितलियों को टैगिंग, उनके पंखों को टैग करने में इंटरेस्ट कम होने लगा। इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सैड। ये बहुत टीडियस होता था। टीडियस का मीन्स है बेटा, ये बहुत उबाऊ होता था। मोनोटनस, टीडियस का हो, मोनोटनस का हो, या बोर्डम, है ना, इससे बहुत इसको बोर्डम मिलती थी, यह बोर हो जाता था यह काम करने में, और इससे कोई खास फीडबैक भी नहीं मिलता था। एब्राइट ने यह बात खुद बताई। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। तो एब्राइट ने फिर हंसते हुए बताया, एब्राइट साइड, इन ऑल टाइम आई डिड इट। तो इतने दिनों तक, जो कई वर्षों तक इसने तितलियों के पंखों में टैग बांधना जारी रखा। फिर उसने ये बात हंसते हुए बताई कि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज मैं पकड़ सका जिनको मैंने टैग बांधे थे। सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई आई हैड टैग वर रिकैप्चर्ड, सिर्फ 2 ही तितलियां मैं पकड़ सका, और वो भी कितनी दूर चली गई थी, दैन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, जहाँ रहता था वहाँ से 75 माइल्स अवे तितलियां चली गई थी। तो इसे उस काम में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आया। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. फिर इसको बेटा 7th क्लास में पता चला कि रियल साइंस क्या होती है। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is, जिसमें कैसे पता चला, जब उसने एक कंट्री साइंस फेयर में भाग लिया और वह लॉस्ट हो गया, वह हार गया। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर, और वास्तव में वहाँ बैठना, जहाँ पे वह बैठा हुआ था, वह उसको बहुत ही बुरा लगा। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग। वह सिर्फ वहाँ बैठा हुआ था, उसको बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो वहाँ थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो कुछ ना कुछ जीत रहे थे। एल्स हैड वॉन समथिंग। तो एब्राइट ने ये बात बताई कि मैं कुछ नहीं जीत रहा था, दूसरे लोग जीत रहे थे। ये बहुत उसके लिए बुरा था। His entry was slides of frog tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display.
उसने वहाँ देखा, उसने रियलाइज़ किया, उसने क्या देखा, हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। उसने देखा कि वो जो हमारे एब्राइट है, उन्होंने उनकी एंट्री कैसे हुई थी, उन्होंने फ्रॉग के स्लाइड्स दिखाए थे, स्लाइड से फ्रॉग के टिश्यूज दिखाए थे माइक्रोस्कोप में। ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, है ना, उसने एक माइक्रोस्कोप में एक फ्रॉग के टिश्यूज दिखाए थे स्लाइड्स में, और वह समझ गया, ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। वह समझ गया कि जो विनर्स हैं, जो जीते हैं, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले। उन्होंने ऐसे ही नहीं किया, ऐसे कोई साधारण से डिस्प्ले नहीं दिखाई थी, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया था, कुछ अच्छे कोई रियल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, ये वह समझ गया। इसलिए उसे बहुत बुरा लगा कि मैंने कोई प्राइज नहीं जीता, क्योंकि मैंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट नहीं किया लाइक अदर्स।